Good morning, students. In last lecture, we had learned what are Kepler's law. Today, I am going to teach you Newton's universal law of gravitation. Let's see in detail. तो देखो, पहले हम समझ लेते हैं what is gravitation. तो देखो, what do you mean by gravitation? तो देखो, gravitation एक क्या है? फेनोमेनॉन है. ऐसा फेनोमेनॉन जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विथ ए फोर्स. ओके. और ये जो अट्रैक्शन होती है ये बॉडीज़ के मासेस की वजह से होती है, चार्जेस की वजह से नहीं होती, मैग्नेट की वजह से नहीं होती, बल्कि इस बार ये जो अट्रैक्शन है एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है विथ ए फोर्स, ये ड्यू टू देयर मासेस. तो मासेस की वजह से, ये बॉडीज़ की वजह से किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, इस फेनोमेनॉन को, इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन. Such phenomenon is called gravitation. Understood students? Gravitation का मतलब समझ में आ गया. तो दो बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ उनमें क्या है? मास है. इसकी वजह से दो बॉडीज़ के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है. उसको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे. अब इस ग्रेविटेशन के ऊपर हमारे पास बड़ा डिटेल लॉ मौजूद है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या किया है कि जो मतलब दो बॉडीज़ के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है फोर्स की वजह से. तो ये हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए. वी वांट टू कैलकुलेट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, between two masses. So we must have a formula, है ना. तो we must have equation. हमारे पास कोई फार्मूला, कोई इक्वेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं दो बॉडीज़ के बीच में का जो अट्रैक्शन होता है, तो उनको अगर हमें कैलकुलेट करना है वो फोर्स कितना है, अट्रैक्शन कितना है, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट फोर्स? सो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला चाहिए, इक्वेशन चाहिए. ठीक है. तो इसलिए अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या है और इक्वेशन क्या है. तो पहले हम स्टेटमेंट समझ के लेते हैं. तो देखो, ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केपलर्स लॉ लेड न्यूटन्स टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी. तो न्यूटन्स ने क्या किया? अपना फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या किया? डिराइव किया. उन्होंने एक थ्योरी बताया. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए डेफिनाइट फोर्स. तो इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में जो भी कोई ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है विथ ए डेफिनाइट फोर्स, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो जो प्रोडक्ट होता है मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट का, उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो वो दो मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये जो स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, उसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो दो मासेस हो ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट के जो मासेस है उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो देखो, आपको ये मैंने जो स्टेटमेंट बताया है ये हम फॉर्मूले के हिसाब से कैसे होता है ये देखते हैं. तो देखो, ये कैसे डिराइव किया है ये फार्मूला और ये इक्वेशन.
वो हम समझ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इधर आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, M1 एंड M2। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है विथ फोर्स, ठीक है। और ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो D से इधर डिनोट किया गया है। तो देखो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसे होता है? मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के मासेस में, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इधर दो ऑब्जेक्ट है, एक बॉल और ये हमारी अर्थ। ये इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। ये दोनों में क्या है? मासेस प्रेजेंट है, दो ऑब्जेक्ट है, उनके मासेस की वजह से उसमें फोर्स क्या हो रहा है? विथ ए फोर्स वो एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन अभी हम समझ कर लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं M1 एंड M2। अभी इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ देखो। जो बात कही वो ये है कि कोई भी दो वस्तुएं, ऑब्जेक्ट या मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उसको क्वांटिफाई कर दिया, उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, उसको एक मात्रा दे दी कि वो किस तरीके से क्या उनके बीच में फोर्स रहेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और ये r जो लिखा है वो इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को फोर्स के साथ। वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकी डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फोर्स उतना ही कम होगा, क्योंकि R क्या है? नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो R जितना ज़्यादा होगा F की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हम हटा दें तो उसकी जगह G आता है एक, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थैंक यू। नमस्कार, 5 मिनिटात कन्सेप्ट क्लिअर या। तो ठीक है बच्चों, जो वैल्यू होता है G का, आपको इक्वेशन समझ में आ गया आई होप। तो देखो जो G का वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg केप्ट 1 m अपार्ट। तो अभी देखो इसमें पता है आप लोगों को, ये जो G का वैल्यू था ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली हेनरी कैवेंडिश ने मेजर किया था। और ये जो SI यूनिट है G का, तो हमेशा आपको SI यूनिट में वैल्यू G का वैल्यू याद रखना है। G का वैल्यू SI यूनिट में होता है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर, ठीक है। ये G का वैल्यू है जो आपको याद रखना है। दिस वॉज अवर टुडेज लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।